इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बेटा? इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी मेटल में से पास होते हैं ना, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल वेट ए मिनट, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल स्ट्राइक विद द एटम्स और पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स उन आयन से टकराएंगे ना, तो वहाँ पे थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और इससे क्या होगा कि एनर्जी जो होगी ना इलेक्ट्रॉन्स की, वो लॉस हो जाएगी, मीन्स करंट का लॉस होगा। करंट एक एनर्जी है, सो दिस एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आप ये देख सकते हैं इस तरह से उस मेटल वायर में से हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ एटम्स द हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप ये देखिए, यहाँ ये जो पूरी वायर है, इसमें से जो हीट प्रोड्यूस हुई है, इसके कारण वायर गर्म हो जाती है। आप कई बार मोबाइल चार्ज कर रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि मोबाइल की जो चार्जिंग है वो साथ के साथ मोबाइल गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो लॉस ऑफ हीट है, एक तरह से कहने का मतलब कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी का लॉस हो जाता है हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या हम चाहते हैं कि हीट की फॉर्म में एनर्जी का लॉस हो? नहीं, हम चाहते हैं कि सारी की सारी हीट, सारी की सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों तक आए। ये देखिए, ये जो वायर है, इस सप्लाई में भी कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है और कई बार तो स्पार्क निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक एनर्जी की वेस्टेज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, अब इस हीट के बारे में किसने स्टडी किया था? एक साइंटिस्ट थे, नाम जूल है लास्ट में, और प्रेस्कॉट जूल, ऐसा जेम्स प्रेस्कॉट जूल ऐसा नाम है। और 1840 में इन्होंने स्टडी किया था कि जब करंट पास होता है किसी वायर में से तो हीट प्रोड्यूस होती है। कोई भी आइडियल सिस्टम नहीं होगा जिसमें हीट बिल्कुल सॉरी, जिसमें हीट बिल्कुल प्रोड्यूस ना हो। ऐसा आइडियल सिस्टम नहीं होता है, और कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। और क्यों होती है प्रोड्यूस? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो कोलिजन करते हैं एटम्स के साथ। तो अब इस हीटिंग इफेक्ट को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? देखिए, ये प्रेस है, ठीक है, और ये ओवन है, ठीक है, ये बल्ब है। तो इन सब जगह पे इसका यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट का। नेचर में देखना, नेचर में इलेक्ट्रिसिटी जब लाइटनिंग होती है ना, तो वहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज ही होते हैं जो आपस में कोलाइड करते हैं, और उनके कोलिजन से एक हीट इतनी निकलती है कि आग सी बनती है। और उस आग से कई बार नीचे जो ज़मीन पे पेड़ हैं वो सब जलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये जूल हीटिंग इफेक्ट के बारे में अभी बोर्ड पे ही समझेंगे। आप इसमें देख लें कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जब आ रहा होता है ना, तो ये कोलाइड करता है, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड करता है एटम्स के साथ, और एटम्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है जी, और इसको हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। आप बस ये ध्यान रखना कि किसी भी वायर या कंडक्टर के आसपास कुछ पोटेंशियल दिया जाता है, उसको वी कहते हैं, और उसमें से करंट जा रहा है तो आई है। वी और आई आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो इनसे पता लगता है कि पावर कितनी है। तो उस अप्लायंस की पावर P इज इक्वल टू वी आई होती है। फॉर्मूला कैसे निकला ये अभी डिस्कस करेंगे। और इस पावर के अनुसार ही हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि पावर क्या होती है? एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर मैं हीट निकालना चाहूँ तो टाइम को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बन जाएगा वी आई टी। तो इस सारे के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद बेटा, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड इन ऑल दीज आयरन, टोस्टर, ओवन, ठीक है, कैटल, हीटर, इन सब में यूज़ करेंगे। बल्ब में कैसे यूज़ करते हैं? बल्ब में टंगस्टन की फिलामेंट होती है। टंगस्टन फिलामेंट की एक प्रॉपर्टी है कि वो आसानी से मेल्ट नहीं होती। जितना हाई टेम्परेचर कर लें तब भी ये मेल्ट नहीं होगी, क्योंकि इसका टेम्परेचर देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज़ 3380। तो इतने हाई टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होगी, और ये पूरा रेड हॉट हो जाएगी। रेड हॉट होने के बाद इसमें से लाइट निकलेगी। रेड हॉट होने के बाद इसमें से लाइट निकलेगी। अच्छा, क्यों होती है रेड हॉट? टंगस्टन का बेटा रेजिस्टेंस बड़ा हाई होता है। रेजिस्टेंस का मतलब हीट प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा हीट। टंगस्टन कैन प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट। तो हीट का तो लॉस हो रहा है यहाँ पे, ये भी नुकसान ही है। इसीलिए हम अब बल्ब का यूज़ नहीं करते। ठीक है ना, बल्ब का यूज़ नहीं करते, एलईडी का यूज़ करते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती है ना, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी की वेस्टेज हुई। कई बार जो टंगस्टन है उसमें आग लग सकती है, तो उसके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए ना,
आग का लगना मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो फिलामेंट की जो ऑक्सीडेशन है दैट कैन बी स्टॉप्ड विद द हेल्प ऑफ सम इनर्ट गैसेज। इनर्ट गैसेज होती हैं जैसे नाइट्रोजन है, आर्गन है, ये बल्ब में भरी जाती हैं जिससे इस फिलामेंट में आग ना लगे, ठीक है, उसको स्टॉप किया जाए। प्रेस है, प्रेस में क्या सिस्टम होता है उसको देखें। प्रेस के अंदर जो सिस्टम है वो हीटिंग का सिस्टम है, और वो कैसे काम कर रहा है, ये द हीटिंग एलिमेंट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, और हीटिंग एलिमेंट के नीचे और ऊपर ना माइका शीट होती है। बेटा माइका शीट की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने में से करंट को नहीं जाने देगी, है ना, पर जो हीट है उसको अपने में से जाने देगी। हीट का गुड कंडक्टर होता है ये। तो जैसे ही एलिमेंट गर्म होगी, एलिमेंट की जो गर्मी है, हीट है, दैट कैन पास थ्रू दिस माइका, और माइका से यहाँ पे ये जो आयरन है इसके ऊपर हीट ट्रांसफर होगी और ये गर्म हो जाएगी। पर माइका की प्रॉपर्टी ये भी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। अपने में से माइका शीट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं जाने देगी, और इसीलिए अगर इसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई तो आयरन का जो ये सरफेस है ना ये सेफ रहेगा, नहीं तो क्या होगा, आपको करंट लग सकता है। अगर ये माइका शीट नहीं बनी है या ब्रेक है तो यहाँ पे करंट पास हो सकता है एलिमेंट का, ठीक है। और यहाँ एलिमेंट को रैप किया जाता है, मोस्टली ये 1000 वाट की होती है, तो 1000 वाट की जो एलिमेंट है उसमें से करंट पास करेंगे और हीट प्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए इस तरह से ये शीट लगी होती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट क्या है। शॉर्ट सर्किट एंड लोडिंग, ठीक है, इन दोनों के बारे में समझेंगे। बेटा शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि एक लिव वायर और एक न्यूट्रल वायर, दो वायर तो होती हैं घरों में ना। अगर ये वायर किसी कारण से आपस में कांटेक्ट में आ जाए, तो जैसे ही कांटेक्ट में आएंगी तो वहाँ से स्पार्क प्रोड्यूस होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वही एनर्जी हीट या स्पार्क या आग की फॉर्म में हमें दिखेगी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि टू वायर्स कैन नॉट बी कनेक्टेड डायरेक्टली, और अगर उनको डायरेक्टली जोड़ दिया गया या बाई चांस किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में कोई फॉल्ट है, ठीक है, तो फॉल्ट के कारण क्या होगा, ये दोनों वायर सीधे कनेक्ट हो जाएंगी। तो सीधे कनेक्ट होने पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग लग सकती है, ठीक है, उस अप्लायंस में आग लग सकती है। ऐसा क्या होता है, रेजिस्टेंस लो हो जाता है बेटा। जब ये डायरेक्ट कनेक्शन में आएंगी तो दोनों वायर के बीच में रेजिस्टेंस लो होने के कारण रेजिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि करंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और करंट अगर बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट में ना फॉर्मूला होता है H = I²R, I²RT। तो H = I²RT का मतलब है, आई को अगर डबल कर दिया ना, करंट बढ़ गया और आई को डबल कर दिया तो हीट तो 4 टाइम्स हो जाएगी, और इसीलिए यहाँ आग लग जाती है। लोडिंग क्या है, लोडिंग इज द फिनोमिना इन विच सो मैनी अप्लायंसेज आर कनेक्टेड ऑन द सेम सॉकेट। देखिए यहाँ तीन अप्लायंस, एक दो तीन चार, चार अप्लायंस एक ही सॉकेट पे जोड़ दिए। अब ये क्या करेंगे, ये सॉकेट अपने में से मान लो 5 एम्पियर करंट दे सकती है, पर ये सारे अप्लायंस जितने भी जोड़े गए हैं इनकी कैपेसिटी है 10 एम्पियर की, तो ये तो 10 एम्पियर डिमांड करेंगे, पर सप्लाई आ रही है 5 एम्पियर की। तो डिमांड ऑफ करंट ज़्यादा होने के कारण यहाँ हीट प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हीट प्रोड्यूस होगी, उससे भी स्पार्क आएगी और आग लग सकती है। तो लोडिंग प्रोसेस ये होता है, इसको कहते हैं ओवर लोडिंग। जितनी लोड ये ले सकती थी ये सॉकेट, उससे कहीं ज़्यादा लोड आपने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है जी। ये ओवरलोडिंग, व्हेन मैनी अप्लायंसेज आर रनिंग टुगेदर एट द सेम टाइम, ठीक है, देन लार्ज अमाउंट ऑफ करंट उसमें से प्रोड्यूस होगा, विच प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ हीट, ठीक है, उसमें बहुत सी हीट प्रोड्यूस होगी। अच्छा, शॉर्ट सर्किट, व्हेन लिव वायर एंड न्यूट्रल वायर टच ईच अदर, ओके, तो नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो होगा और इससे भी आग लगेगी। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको समझ लेना। ये देखिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़, घरों में आज से पहले इस तरह का फ्यूज़
यूज़ करते थे, अब तो एमसीबी आ गए हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के अंदर ये जो वायर होती है ना बेटा, ये किसकी बनी होती है? ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ये वायर वैसे तो कॉपर की बनाते हैं, पर कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट उतना लो नहीं होता। हम चाहते हैं कि ये वायर लो मेल्टिंग पॉइंट की हो, है ना? तो हम इसको जनरली टिन और लेड का बनाते हैं, 50% टिन और 50% लेड। ओके। तो अब ये वायर क्या करेगी, जैसे यहाँ पे ज़्यादा करंट आएगा ना पीछे से, उस करंट के कारण ये मेल्ट हो जाएगी, और मेल्ट होने से हमारा जो आगे का जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा। और सर्किट ब्रेक ब्रेक होने का सीधा सा मतलब है कि हमारा फ़ायदा होगा, इसके आगे जितने भी अप्लायंस लगे हैं उनमें ज़्यादा करंट नहीं जाएगा, उनमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। करंट को पहले ही हमने कम कर दिया यहाँ से। क्यों? ज़्यादा करंट जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगी और ये पाथ टूट जाएगा। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है। आजकल इस तरह के कार्टिलेज फ्यूज़ आते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज़ कहते हैं इसको। तो ये कार्ट्रिज फ्यूज़ क्या करते हैं, ये भी मेटल के कैप होते हैं जिसमें से आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, और बीच में एक पतली सी वायर होती है जिसको फ्यूज़ वायर कहते हैं। ये लेड और टिन की बनी होगी। अब देखिए, दो टर्मिनल होते हैं फ्यूज़ के ना, तो ऐसे एक तरफ से करंट आया और दूसरी तरफ पास होगा, है ना? तो इन टर्मिनल से पास होकर करंट आगे जाता है। और मैंने आपको बता दिया कि इस वायर की प्रॉपर्टी क्या है। आपने जैसे कहा कि बोर्ड पे समझना है, तो ज़्यादा समय वहीं लगाएंगे हम। देखिए, फ्यूज़ वायर को ना बार बार जोड़ना पड़ता है। मान लो एक बार मेल्ट होगी, दोबारा फिर जोड़ेंगे, तो इसकी बजाय एमसीबी ये लगाए गए हैं। अब एमसीबी बेटा क्या करते हैं, दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब यहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, मान लो ज़्यादा करंट आया तो चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चेंज ऑफ करंट, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने से उनमें मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिज्म के कारण ये आयरन की स्ट्रिप नीचे आ जाएगी, मैग्नेट उसको खींच लेगी। ठीक है? तो ये ट्रिप हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा। और जब आपको लगे कि सेफ़ है, अब मैं ऑन कर सकता हूँ, तो इसको ऑन कर दें। तो ये सेफ्टी डिवाइस है, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है? तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पावर। देखिए, पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हर एक अप्लायंस की अपनी पावर होती है। एक बल्ब है, बल्ब की अपनी पावर होगी। ठीक है? तो मान लो 100 वाट का बल्ब कहता हूँ मैं, तो इसका मतलब 100 जूल वर्क किया गया उसको चलाने के लिए। कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। 100 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन पावर ऑफ द बल्ब इज 100 जूल पर सेकेंड। उसको 100 वाट भी कह सकते हैं। ऐसे ही हम में से कुछ अभी भी लिख रहे हैं, और मैं नाम देख पा रहा हूँ बेटा। आप क्यों लिख रहे हैं? आपने कुछ कहना है, रेज द हैंड, आई विल अनम्यूट, देन यू कैन स्पीक। आप बोलेंगे, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है? अभी मैं कह रहा हूँ तो आप ध्यान से सुने। तो देखिए, पावर क्या होती है? पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो मान लो किसी बल्ब ने 100 जूल एनर्जी खर्ची 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर 100 वाट हो जाएगी। तो इस तरह से पावर का ध्यान रखें। पावर का फॉर्मूला ये आपके सामने। ठीक है? दिस वे वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, और ये दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर की सबसे छोटी यूनिट यही है, वॉट। इससे बड़ी किलोवाट। ठीक है? ये देखिए, स्मॉलेस्ट यूनिट इज वॉट। 1000 वाट मिलाने से क्या बना? 1 किलोवाट। और अगर ये 3 जीरो थी ना इसमें, 10 पावर 3, अब 10 पावर 6 हो गई हैं, तो मेगावाट बन जाएगा। और 10 पावर 9 हो जाए तो ये गीगावाट। और हॉर्स पावर भी कई बार यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है ना पानी लिफ्ट करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक मोटर मोस्टली 746 वाट की होती हैं। ठीक है? तो उसको कहते हैं 1 हॉर्स पावर, या 2 हॉर्स पावर होगी तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस की अपनी एक पावर होती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। और ये इलेक्ट्रिक पावर डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है या कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी कौन सी कंज्यूम होगी? इलेक्ट्रिक। तो कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई,
और कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, या दूसरा कोई भी वर्क कितना हुआ, ठीक है, पर सेकेंड है। हाँ, कितना वर्क किया गया पर सेकेंड, उसी को पावर कहते हैं। सो वन मोर फॉर्मूला इज हियर। यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसको ड्राइव करना चाह रहे हैं हम। हमें पता है एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम होगा, अभी पीछे पढ़ा ना हमने, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। तो इसके अनुसार यूनिट बनेगी एनर्जी की, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट बनेगी, पावर की जगह पे लिख देंगे वॉट, ठीक है, टाइम की जगह आवर, थोड़ी सी बड़ी यूनिट बनाना चाह रहे हैं हम, तो बन गया वॉट आवर, ठीक है। इस वॉट आवर को अगर और बड़ा बनाएं तो ये बन जाएगा किलो वॉट आवर, ओके, तो ये बिगर यूनिट है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन दिस यूनिट, किलो वाट आवर। ये घरों में जो सप्लाई आती है उसमें जो बल्ब सॉरी, उसमें जो बिल आता है ना घरों में, वो बिल यहीं से यूनिट्स देखकर, ये इलेक्ट्रिक मीटर है, यहीं से यूनिट्स को देखकर वो बिल बनाया जाता है। और एक यूनिट का मतलब है 1 किलो वाट आवर। ठीक है, अब 1 किलो वाट आवर कितने जूल के बराबर होता है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, ये हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कैसे आएगा। देखो, किलो की जगह पे 1000 लिख दो, और आवर की जगह पे सेकंड बना दो, ठीक है, ये 3600 सेकंड। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे तो जूल बन जाएगा, और बनेगा 3.6 इंटू 10 पावर 6। 100 वाट का जो बल्ब है और ये एलईडी है, इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी कम है। आप देख सकते हैं 100 वाट इसकी पावर ज़्यादा है, और इसलिए एनर्जी भी ये ज़्यादा खर्चेगा। किलो वाट आवर में तो एनर्जी है, वॉट में इसकी पावर है, एनर्जी किलो वाट आवर में। कैसे निकाली, 100 वाट को 1000 से डिवाइड किया, किलो वाट बन गया। 1 आवर तो 1 ही लिखा जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके डेसिमल में चेंज करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 किलो वाट आवर। पर जो एलईडी है उसमें देखिए, एलईडी 25 वाट का है ना, एलईडी की जो 25 वाट है वो भी 100 वाट बल्ब के बराबर होती है पावर। तो 25 वाट का है तो उसको डिवाइड किया 1000 से, ये किलोवाट बन गया, और टाइम 1 आवर है, 1 से मल्टीप्लाई किया, ओके। तो ये पूरा सॉल्व करके आ गया 0.025 किलोवाट आवर। तो आप समझ सकते हैं कि एलईडी बस नाम मात्र बिजली खर्चता है, बहुत कम एनर्जी खर्चता है ये एलईडी, सॉरी ये सी एफ एल है वैसे। तो सी एफ एल कंज्यूम वेरी लेस हीट, ऐसे एलईडी इससे भी कम खर्चेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये कम एनर्जी खर्चते हैं, सी एफ एल एल ई डी, ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, दैट्स वाई वी यूज़ देम एट होम। अब हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं, और उसके बाद ये होमवर्क रहेगा। बट लेट मी शो यू बोर्ड सो दैट आप समझ पाएँ, जिस तरीके से आप समझना चाह रहे हैं। तो हम में से जिन बच्चों को कुछ पूछना है वो हैंड रेज करें, कुछ के हाथ ऊपर आए हैं। अब वेट ए मिनट। हाँ जी बेटा, अभय बोलिए। फ्यूज की बात कर रहे हैं ना आप, दोनों में। बेटा ये दोनों को प्रिवेंट करेगा, हाँ जी, दोनों को प्रिवेंट करेगा। जैसे ही ओवरलोडिंग होनी स्टार्ट होगी ना, तो करंट की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो ये पीछे से करंट को अपने आप कट ऑफ कर देगा, क्योंकि लिमिट होती है इसकी, फ्यूज की लिमिट होती है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर। तो वो 2 एम्पियर का है तो 2 एम्पियर से ज़्यादा करंट अपने में से नहीं जाने देगा, अगर गया तो मेल्ट हो जाएगा या एमसीबी डाउन हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा हर्ष, वेट ए मिनट। हाँ जी बोलिए। हम्म हम्म। हाँ मैं समझ गया बेटा, वो मुझे बोर्ड पे समझाना है, मैं करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा लविश,
हम्म। 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 बेटा वो थर्ड वायर, हाँ थर्ड वायर वहीं लगाते हैं जहाँ पे कोई मेटेलिक बॉडी हो। जैसे मान लो फ्रिज है, फ्रिज आयरन का बना है, तो बाई चांस अगर उसके लोहे के बॉडी में कहीं पे करंट आ गया ना, तो वो सीधे हमारी बॉडी को लगेगा। वो करंट का जो शॉर्ट सर्किट है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक शॉक से हमारी बॉडी को बचाने के लिए ना, उसकी मेटेलिक बॉडी से एक अर्थ वायर लगाते हैं और उस वायर की अर्थिंग कर देते हैं जमीन के अंदर। तो अगर मेटेलिक बॉडी में करंट आया, वो सीधे के सीधे अर्थ में चला जाएगा। तो अर्थवायर का, हाँ अर्थवायर का ये काम है। निशांत। हाँ जी बोलिए। बेटा आप बस ये ध्यान रखें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ना कूलम में ही लिखा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, वो कूलम में लिखते हैं हम। आप बताएं जरा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? चलिए मैं बताता हूँ। पता वन नहीं सर। 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ठीक है जी। तो उसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। मैं आपको अभी यस। अभी बोर्ड पे दिखा देता हूँ। चलिए, लेट मी शो ठीक। लेट मी शो यू। चलिए, आप सभी के डाउट फिर मैं इसके बाद लेने वाला हूँ। अभी आपके कुछ और भी हाथ ऊपर आ रहे हैं, कुछ बच्चों के हाथ आ रहे हैं। अभय आपने हैंड डाउन नहीं किया बेटा, जिसकी क्वेरी होगी कंप्लीट वो अपने हैंड डाउन करें। वेट। ओके, यू कैन सी द बोर्ड। मुझे लगता है आप बोर्ड देख पा रहे हैं ना। हम्म। इट्स विजिबल। ओके। सो आई हैव प्लेस्ड एंड फोकस्ड हेयर। तो देखिए, सबसे पहले अभी जो क्वेरीज में आया था वही लेने वाला हूँ मैं। जैसे कि आपने कहा कि किलोवाट आवर कैसे निकाला, तो आप पहले पावर को समझें। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है जी। तो फॉर्मूला क्या होता है पावर का? वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। आप इस एनर्जी को हीट एनर्जी भी कहते हैं, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम। सो वी कैन से हीट एनर्जी इज इक्वल टू, अगर हीट निकालनी है तो मैं टाइम को क्या करूँगा, पावर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, P इंटू टी। तो एक फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, हीट निकालने का। अगर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी निकालना चाहूँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी तो कैसे निकालूंगा? पावर इंटू टाइम करके, है ना, क्योंकि हीट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी एक ही बात है। तो पावर इंटू टाइम जब मैं करूँगा, तो पावर को किस में लिखूंगा? वॉट। ठीक है जी। और टाइम को किस में लिखूंगा? अगर बिगर यूनिट लिखनी हो तो आवर लिख दो, तो वॉट आवर बनता है। और अगर इसकी लार्ज यूनिट बनाऊं तो किलो वॉट आवर। ठीक है। दिस इज द यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट किलो वाट आवर है। और इसको यूनिट भी कहते हैं, शॉर्ट में यूनिट ही लिख देते हैं इसको। तो इलेक्ट्रिक यूनिट्स जो आती हैं वो किलो वाट आवर में होती हैं। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे। ओके, दिस किलो वाट आवर कैन बी कन्वर्टेड। कैसे कन्वर्ट करूं? 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू, किलो को बेटा 1000 लिखूंगा। ओके। वॉट तो जूल पर सेकंड होता है, और आवर को लिखूंगा 3600 सेकंड। वीडियो देखने में दिक्कत आ रही क्या? चलिए मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। कुछ नेटवर्क इशू हो सकता है बेटा, आपके एंड से भी हो सकता है ये। तो अब देखिए, अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ 1000 और ये इन सबको मल्टीप्लाई करूँ तो 5 जीरो आ जाएंगे। ओके। और उसके बाद
सेकेंड से सेकेंड कट गया, जूल। सो आई कैन से इट इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो आप याद रखना किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है, ये आपने